आर्यन गोइंका एंटरप्राइजेज के सीईओ अपने केबिन में बैठा अपनी फाइल देख रहा होता है। कंपनी की स्थापना उसके दादाजी ने की थी और अब आर्यन इसकी कमान संभाल रहे हैं। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फाइल की तरफ से बिना नजरें हटाए हुए फ़ोन उठाता है और कानों में लगाता है। हेलो मिस्टर आर्यन, उधर से आवाज़ आई। मैं एमजीएम हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपने जिस पेशेंट को कल रात को एडमिट कराया था, उन्होंने अपने हाथों की नस काट ली है। आर्यन की आंखें फाइल से हट जाती हैं और वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है, उम्र 27 साल, और उसका फिट बॉडी उसके ब्लैक सूट में और भी आकर्षक लग रही होती है। उसके बाल ऊपर की तरफ किए हुए हैं और उसके हाथ में महंगी घड़ी चमक रही है। उसके सामने लगभग उतनी उम्र का एक लड़का बैठा होता है। वह जब उसके चेहरे पर इस तरह से परेशानी देखता है तो वह भी खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ आर्यन? किसका कॉल था और तुम इतना परेशान क्यों हो गए? आर्यन उसी परेशानी से कहता है, मीर मुझे अभी तुरंत निकलना होगा, मैं आकर बात करता हूँ तुझसे। मीर कहता है, बात क्या है? तू इतना परेशान क्यों हो रहा है और तुझे कहाँ जाना है और फ़ोन कहाँ से आया था? आर्यन अभी भी वैसे ही परेशान होकर कहता है, हॉस्पिटल से आया था। मैंने कहा ना मैं आकर बात करता हूँ। मीर परेशान होकर कहता है, हॉस्पिटल से कॉल आया था? क्यों? कौन है वहाँ? आर्यन गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना मैं आकर बताता हूँ। मीर काफी चिंता से कहता है, ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। आर्यन बिना किसी भाव के सिर हाँ में हिला देता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आर्यन काफी तेज कदमों से हॉस्पिटल के उस रूम की तरफ जा रहा होता है जहाँ उसका पेशेंट एडमिट होता है। वो उस रूम के गेट पर पहुंचता ही है कि तभी उसे डॉक्टर मिल जाते हैं। डॉक्टर को देखते ही आर्यन अपनी जगह पर रुक जाता है और काफी परेशानी से कहता है, डॉक्टर कैसी है अब वह? डॉक्टर काफी इत्मीनान से कहते हैं, सी इज फाइन नाउ। आर्यन गहरी सांस लेता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर, और वह अंदर चला जाता है। अंदर रूम में हॉस्पिटल के बेड पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बेहोशी से पड़ी होती है। हाथों में उसके पट्टी होती है। उम्र लगभग 25-26 साल होती है। उसके खूबसूरत चेहरे पर काफी तकलीफ भी दिख रही होती है। गुलाबी होंठ काले पड़ गए होते हैं। आर्यन उसकी तरफ देखता है तो थोड़ी देर के लिए देखता ही रह जाता है। फिर हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं, इसलिए बिना उसके कई ही कहते हैं, अभी बेहोशी का इंजेक्शन दिया है इसलिए बेहोश है। आर्यन अपना सिर वापस से हाँ में हिला लेता है। मीर जो कि काफी हैरानी से कभी उस लड़की की तरफ देख रहा होता है तो कभी आर्यन की तरफ। आर्यन वहां लगे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, एक मिनट मिस्टर आर्यन, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। आर्यन हैरानी के भाव से उनकी तरफ देखने लगता है। डॉक्टर कहते हैं, आर्यन, डॉक्टर मित्तल इस अस्पताल के हेड हैं और उनके कहने पर ही हमने इनको एडमिट किया है और हमने आपसे कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है और उनका कोई बहुत बड़ा शौक भी लगा है। तो अगर आप हमें बता दें कि क्या है तो हम उसी हिसाब से उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आर्यन धीरे से कहता है, डॉक्टर, मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप जिस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्लीज कीजिए। डॉक्टर हैरानी से आर्यन को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद आ रहे मीर आर्यन की तरफ अभी भी वैसे ही सवालिया निगाहों से देख रहा होता है। आर्यन उसकी तरफ एक बार देखकर अपने फोन में देखते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहा है? मीर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, ये कौन है और ये इस हालत में कैसे है? आर्यन अभी भी अपने फोन में देखते हुए ही कहता है, मैंने अभी कहा ना कि मुझे नहीं पता। मीर कहता है, तो तू इसे यहाँ लेकर कैसे आया? आर्यन कहता है, वह कल रात को आधी रात हो रही होती है, वो भी काली, लेकिन स्ट्रीट लाइट से सड़कें जगमग हो रही होती हैं। सड़कों पर सन्नाटा होता है जिससे आर्यन काफी तेजी से अपनी गाड़ी को चला रहा था। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की दिखती है। आर्यन गाड़ी को तुरंत दूसरी तरफ मोड़ता है और ब्रेक लेता है और काफी गुस्से से अपनी गाड़ी से उतरता है और उसके पास पहुंचता है। वह लड़की अभी भी वैसे ही खड़ी होती है। उसने व्हाइट सीक्वेंस के टॉप और लॉन्ग रेड स्कर्ट पहनी हुई थी। बाल खुले हुए थे। हाथों में बैंगल्स पहन रखे हैं। आर्यन जब उसका चेहरा देखता है तो एक पल के लिए वह अपना सारा गुस्सा ही भूल जाता है। फिर वह वापस से गुस्से में उसे कहता है, दिमाग खराब है?
ऐसे आधी रात को किसी की गाड़ी के सामने आने का क्या शौक है? लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है, किसी मूर्ति की तरह खड़ी होती है। आर्यन वापस से कहता है, इंसान ही हो या कोई भूत हो जो ऐसे खड़ी हो, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं बोलती। आर्यन का गुस्सा अब बढ़ने लगता है और वह जैसे ही वहां से जाने लगता है तो वो लड़की सड़क पर बेहोश होकर गिर जाती है। आर्यन उसके पास जाकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ आपको? वह उसके हाथों को हिलाता है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती है। आर्यन अपने आसपास में नजरें दौड़ाता है, लेकिन वहां भी उसे कोई नजर नहीं आता। वह काफी तेज कदमों से वापस से अपनी गाड़ी के पास जाता है और पानी की बोतल निकाल कर लाता है और वापस से वैसे ही घुटनों के बल बैठ जाता है। वह जैसी बोतल खोलकर उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारने वाला होता है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। आर्यन पीछे पलट कर देखता है तो एक लड़का होता है और उसके साथ ही 2-3 और लड़के खड़े होते हैं। वह देखने से ही लफंगे दिख रहे होते हैं। आर्यन उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या है? तो वह कहते हैं, क्या कर रहे हो? ये लड़की हमारे साथ है। आर्यन उसे देखकर ही समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहे हैं। आर्यन कहता है, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, ये मेरी दोस्त है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। और ये बोलकर वह अपना फोन निकालता है तो वह लोग वहां से तुरंत भाग जाते हैं। आर्यन उसके चेहरे पर पानी की छींटें देता है, लेकिन उससे भी उसे होश नहीं आ रहा होता है। वह अपने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर मित्तल को कॉल करता है और उन्हें लड़की के बारे में बताता है, तो वह उसे अस्पताल लेकर आने के लिए कहते हैं। वह उसे उठा लेता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अस्पताल आने के बाद डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं, इसे यहीं रहने दो, ये ठीक नहीं है, काफी कमजोर लग रही है, जैसे कई दिनों से खाना नहीं मिला हो। तुम घर जाओ, जैसे इसे होश आ जाएगा या तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर अगर ये अपने बारे में कुछ बता देगी तो हम उनके रिलेटिव्स को कॉल कर देंगे। आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है और उस लड़की के चेहरे पर देखने लगता है, और ना जाने क्यों उसे उसके चेहरे को देखकर उसे अजीब सी तकलीफ महसूस होने लगती है। आर्यन अपने घर तो आ जाता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा जो उसने पहली बार देखा होता है वो उसके सामने से जा ही नहीं रहा होता है। मीर आर्यन के हाथों पर अपने हाथ रखता है और कहता है, मैं यहाँ तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू किन ख्यालों में खो गया? कौन है ये और कहाँ मिली तुझे? आर्यन उसे कल रात की बातें बता देता है। मीर डांटते हुए कहता है, तू पागल है क्या? आर्यन किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में तो कुछ जानता नहीं है, उसे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आ गया? आर्यन उसकी तरफ देखने लगता है तो भी मीर कहता है, इस तरह से आधी रात को गाड़ी रोककर बीच सड़क पर, आर्यन यह गलत है, तेरी जान को खतरा हो सकता था और वह लड़के वहां से चले गए इसलिए तो, वरना। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं होता, मैं डॉक्टर मित्तल से मिलकर आता हूँ। आर्यन वहां से चला जाता है। मीर अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, ये लड़का पता नहीं कब समझेगा, किसी दिन अपनी जान मुसीबत में डाल लेगा, लोगों की मदद करने की वजह से। आर्यन डॉक्टर मित्तल के केबिन के बाहर पहुंचता है और गेट खोलकर अंदर आने के लिए पूछता है। डॉक्टर आर्यन को देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, प्लीज अंदर आ जाओ। आर्यन अंदर जाता है। डॉक्टर उसे बैठने के लिए कहते हैं। आर्यन चेयर को पीछे की तरफ खींचकर बैठ जाता है। डॉक्टर भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आर्यन काफी परेशान होकर कहता है, डॉक्टर कुछ पता चला उसके बारे में? उसने होश में आकर कुछ बताया क्या? डॉक्टर कहते हैं, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, बस उसने अपना नाम बताया, ईसा नाम है उसका, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। लेकिन शायद कोई बहुत ही बड़ा सदमा लगा है उसे और वह जीना नहीं चाहती। यह सुनकर आर्यन हैरान हो जाता है और कहता है, जिंदगी से बड़ा भी कुछ होता है क्या? डॉक्टर कहते हैं, कुछ लोगों के लिए होता है आर्यन, उनके लिए सब कुछ खत्म करने के लिए जिंदगी को खत्म करना ही आसान लगता है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं ना, जिंदगी से प्यार करने वाले। आर्यन कहते हैं, तो अब क्या करें? डॉक्टर कहते हैं, उनके होश में आने का इंतजार करते हैं। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर, हेल्प करने के लिए। वो वहां से चले जाते हैं। उसके दिमाग में डॉक्टर की कही हुई बातें ही चलने लगती हैं। वह अपने आप से कहता है, कोई अपनी जिंदगी को खत्म करना सब कुछ का समाधान कैसे समझ सकता है? आर्यन जब वापस से उसके कमरे से बाहर आता है तो देखता है मीर वहां पर खड़ा है।
आर्यन कुछ पूछे उससे पहले ही मीर कहता है, यार ये किसे लेकर आ गया तुम यहाँ अस्पताल में? अभी होश आते ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ। डॉक्टर उसे वापस से इंजेक्शन लगा रहे हैं। यह सुनते ही आर्यन जैसे ही अंदर जा रहा होता है तो मीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, मैं तुझे इस तरह से नहीं जाने दूंगा। आर्यन मीर का हाथ छुड़ाकर अंदर चला जाता है। वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि दो वार्ड बॉयज ने दोनों तरफ से उसका हाथ पकड़ा हुआ है और एक नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही है। इंजेक्शन लगते ही वह वापस से बेहोश हो जाती है। वह दोनों वार्ड बॉय उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। आर्यन उसके चेहरे पर देखने लगता है। उसे उसके चेहरे पर देखकर डॉक्टर की बात याद आने लगती है कि किसी वजह से वो जीना नहीं चाहती है। आर्यन अपने आप से कहता है, नहीं, मैं इस तरह से इनको जिंदगी से हिम्मत हारने नहीं दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना होगा कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ उनके लिए लाइफ में जो ये इस तरह से टूट चुकी हैं। ईसा को जब होश आता है तो वह अपने आसपास देखती है। वहां पर कोई नहीं होता है। वह धीरे से अपने बेड से उतर जाती है। तभी वहां पर उसे कोई सोफे पर बैठा हुआ दिखता है, लेकिन उसने अपना सर पीछे टिकाकर आंखें बंद किया हुआ होता है। ईसा धीरे धीरे कदमों से गेट के बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो एक नर्स उसे देख लेती है। नर्स कहती है, कहाँ जा रही हैं आप इस तरह से? आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। ईसा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके कहती है, वो मेरे रिलेटिव आए हैं और डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। नर्स उसके आसपास देखकर कहती है, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, किसके साथ जा रही हैं आप? ईसा हकलाते हुए कहती है, वो आगे गए हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। नर्स कहती है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। ईसा कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। यह बोलकर ईसा वहां से काफी तेज कदमों से निकल जाती है। ईसा हॉस्पिटल से निकलकर बदरवासी सड़कों पर चल रही होती है। उसके पैरों की रफ्तार तो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन उसकी आंखों के आंसू बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। वो लगातार चली जा रही होती है। उसे नहीं पता होता है कि उसकी मंजिल कहाँ है। वो बस लोगों की भीड़ से गुजरती जा रही होती है। कई बार उसे धक्का भी लग जाता है। लोग उसे कुछ कुछ कह भी रहे होते हैं, लेकिन वह लगातार बस चले ही जा रही होती है। उसके पैरों की चप्पल भी टूट चुकी होती हैं। वह नंगे पैर सड़कों पर चल रही होती है, जिससे उसके पैरों से खून निकल रहे होते हैं। ईसा को एक पार्क दिखता है और वो उसके अंदर चली जाती है और वहां रखी बेंच पर बैठ जाती है और अपने चेहरे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगती है। वहां आसपास के लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा होता है। तभी एक आंटी उसके पास जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। ईसा अपना चेहरा उठाकर उनकी तरफ देखती है और वह कुछ बोले उससे पहले ही वो वहां से लगभग दौड़ते हुए चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वह आसमान की तरफ देखकर कहती है, क्यों कर रहे हैं आप इस तरह से? अगर आपको मेरी खुशियां रखनी ही नहीं थी तो वह खुशियां दी क्यों? उन खुशियों के खातिर मैंने अपने घर अपनों तक को छोड़ दिया और अब वह खुशियां भी मुझसे दूर चली गईं। क्यों हो रहा है ये? ना तो आप मुझे जीने दे रहे हैं और ना ही अपने पास बुला रहे हैं। क्यों मेरी जिंदगी आपने ऐसी बना दी है? यह बोलकर अपने चेहरे पर हाथ रखकर और जोर जोर से रोने लगती है। मीर जो कि उस समय वहां से चला जाता है, वो जब वापस आता है तो आर्यन को सोफे पर सिर टिकाकर इस तरह से सोते हुए देखता है। तो वह उसके कंधे पर हाथ रखता है और आवाज देता है। उसकी आवाज से आर्यन की आंख खुल जाती है। वो अपने सर को सोफे से हटा लेता है और मीर की तरफ देखने लगता है। तभी आर्यन ईसा की बेड की तरफ देखता है जो कि खाली होता है। यह देखकर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, यह कहाँ गई? मीर कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया हूँ। आर्यन एक नर्स को आवाज लगाता है। वो वहां पर आती है तो आर्यन कहता है, यह कहाँ गई? नर्स कहती है, हो सकता है बाथरूम में हो, मैं अभी देखती हूँ। वह देखती है तो वहां भी नहीं होती है। आर्यन काफी परेशान होकर कहता है, वह कहाँ जा सकती है? तभी वहां एक दूसरी नर्स वहां आती है जिसने ईसा को वहां से जाते हुए देखा था। वो कहती है, क्या बात है, आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? वो पहली नर्स उसको ईसा के ना होने के बारे में बताती है। तो वह कहती है, वो तो चली गई। उन्होंने कहा कि उनके रिलेटिव्स आए हैं लेने के लिए और डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। आर्यन हैरानी से कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आया था। आर्यन मीर की तरफ देखकर कहता है,
चलो मीर, हमें उन्हें ढूंढना होगा। यह बोलकर आर्यन लगभग भागते हुए वहां से जा रहा होता है तो मीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आर्यन, तू किसी और के लिए इतना परेशान हो रहा है। हो सकता है कि वह अपने घर चली गई हो। आर्यन गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तू ये इतने आराम से कैसे बोल सकता है? उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अगर उन्हें अपने घर जाना होता तो वह क्यों ऐसा करती? मीर कहता है, तू उनको जानता भी है जो इतना परेशान हो रहा है? आर्यन वापस उसी गुस्से से कहता है, मीर, तुझे मेरे साथ नहीं चलना तो मत चल। मैं अकेले जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने। आर्यन वहां से चला जाता है। मीर वहीं खड़ा होकर अपने आप से कहता है, ये आर्यन को हो क्या गया है? क्यों उस अनजानी लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है? आर्यन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह ईसा को कहाँ जाकर ढूंढे, क्योंकि मुंबई इतना बड़ा शहर, उसमें इतने सारे लोग, वह कैसे ढूंढेगा उसे? वह अपने आप से कहता है, मुझे एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। हो सकता है वह ज़्यादा दूर तक नहीं गई हो, थोड़ी देर पहले ही तो निकली है। अपने आसपास में ही देखता हूँ। आर्यन अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। वह काफ़ी जगहों पर ईसा को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती है। वह घबरा रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वह वापस से वो अपने साथ कुछ कर ना ले। ईसा काफी देर तक वहाँ पार्क में ही बैठी होती है। अब अंधेरा भी हो जाता है, पूरा पार्क खाली हो जाता है। तभी वहाँ का गार्ड ईसा के पास आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ईसा वहाँ से उठकर जाने लगती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह कहाँ जाए। सड़कें भी पूरी तरह से सुनसान होती हैं। उसे थोड़ी सी घबराहट भी होने लगती है। उसके पाँव के जख्मों की वजह से वो चल भी नहीं पा रही होती है, तो वह फुटपाथ पर बैठ जाती है। आर्यन को ईसा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन ईसा उसे कहीं भी नहीं मिलती और उसकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह करे क्या। एक बार के लिए वह सोचता है कि वह इसमें पुलिस की हेल्प ले ले, लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर पुलिस उससे पूछेगी कि वह कौन है, अगर उसकी कोई डिटेल मांगेगी तो वह क्या देगा। इसीलिए वह इसमें पुलिस की हेल्प नहीं लेता है। ईसा जिस फुटपाथ पर बैठी होती है वो फुटपाथ सिग्नल के पास होती है। अब बहुत कम ही गाड़ियां वहां से गुजर रही होती हैं। आर्यन अब ईसा को ढूंढने की उम्मीद छोड़कर घर लौट रहा होता है। वो सिग्नल पर रुका होता है, तभी उसकी नज़र ईसा पर जाती है। उसको देखते ही आर्यन के चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट आ जाती है। वो गाड़ी को साइड में करता है और ईसा के पास जाता है। ईसा उसको देखकर घबराने लगती है। वह अपनी नज़रें नीची कर लेती है। आर्यन ईसा को देखकर उसके डर को समझता है। वह कुछ कहता उससे पहले ही ईसा वहां से उठकर जाने लगती है। आर्यन पीछे से आवाज लगाता है, देखिए ईसा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। ईसा उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं पर रुक जाती है। आर्यन उसके सामने आता है और कहता है, ईसा जी, घबराइए मत। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। ईसा एक बार नजरें उठाकर उसे देख लेती है और फिर बिना कुछ कहे हुए वहां से जाने लगती है। आर्यन फिर से उसके सामने चला जाता है और कहता है, आपको कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस तरह से सड़क पर चलना ठीक नहीं है। वैसे भी रात भी काफ़ी हो चुकी है। ईसा धीरे से कहती है, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। आर्यन कहते हैं, मुझे पता है आपको हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसा गुस्से में कहती है, आप अपने आप को समझते क्या है? मैंने एक बार कह दिया कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों पीछे पड़े हैं? आर्यन कहता है, क्योंकि आपकी हालत इस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए कहा है। ईसा उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, आपने मेरे लिए पहले जितना कर दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ईसा कुछ कदम बढ़ाती है, तभी उसके पैरों के नीचे पत्थर आ जाते हैं और वो लड़खड़ा जाती है। आर्यन पीछे से जाकर उसे पकड़कर संभालता है। ईसा झटके से खुद को उससे अलग करती है और उसे गुस्से से एक तमाचा देती है और उंगली दिखाते हुए कहती है, अपनी हद में रहो, समझे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को एहसान करने के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश में रहते हो। आर्यन कुछ नहीं बोलता है, बस उसकी तरफ देखता रहता है। तो ईसा कहती है, और इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगी। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम जैसे लोगों के इरादों को, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे दूर रहो। यह बोलकर वो वहां से बढ़ जाती है।
आर्यन को उसका इस तरह से तमाचा मारना बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो ईसा की हालत को देखकर उससे नाराज नहीं होता। ईसा के पैरों के जख्मों से अभी भी खून निकल रहा होता है, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जाता है, तो वह वापस से बैठ जाती है। आर्यन जब सड़क पर उसके पैरों से निकले खून के निशान देखता है तो वापस से उसके पास चला जाता है और कहता है, आपके पैरों में काफ़ी जख्म है, प्लीज और मत चलिए। ईसा वापस से गुस्से से कहती है, क्या थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? मैंने एक तमाचा दिया फिर भी अकल नहीं खुली क्या? 2-3 और तमाचे लगने के बाद यहाँ से जाओगे क्या? आर्यन कहता है, मेरी बात सुनिए। ईसा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चीखते हुए कहती है, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं जरूरत है मुझे किसी की। आर्यन कुछ कह रहा होता है तभी उसका फोन बजने लगता है। वो किसी क्लाइंट का फोन होता है, इसलिए वह फोन लेकर साइड में चला जाता है और खड़ा होकर बात करने लगता है। वो बात कर रहा होता है और ईसा की तरफ देख रहा होता है, जो कि आराम से बैठी होती है। ईसा उसे घूर कर देखती है तो वह दूसरी तरफ नजरें करके बात करने लगता है। तभी आर्यन के चेहरे पर सामने से आ रही गाड़ी की लाइट आती है। आर्यन ईसा की तरफ देखता है तो ईसा उस गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है। आर्यन समझ जाता है कि वो क्या करने वाली है। वो काफी तेजी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है, लेकिन ईसा लगभग उस गाड़ी के सामने आ चुकी होती है। आर्यन उसके हाथ को खींचकर गाड़ी के सामने से अलग करता है और इतनी जल्दीबाजी में यह सब कुछ करने की वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सड़क पर गिर जाते हैं। आर्यन जल्दी से खड़ा हो जाता है और वह देखता है तो ईसा अभी तक गिरी ही होती है। वह नीचे बैठ जाता है तो देखता है वह बेहोश हो गई है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन फिर वह अपने आप से कहता है, नहीं, अगर मैं अभी इन्हें होश में ले आऊँगा तो फिर ये यहाँ से जाने की जिद करेंगी और मैं इनको इस तरह से छोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या करूँ? आर्यन कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, हाँ, मुझे यही करना चाहिए। वैसे तो ये गलत है, लेकिन इस वक्त इनके लिए यही सही है। आर्यन सुबह सुबह अपने घर आता है। वो हाल के चारों तरफ देखते हुए घर के अंदर जा रहा होता है। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? आर्यन के पीछे से एक कड़क आवाज आती है। यह आवाज सुनते ही आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे से अपने आप से कहता है, अब तो गया। एक 55 साल की महिला जिन्होंने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई है, बालों में जूड़ा बनाया है, आगे का पल्लू करके पल्लू को सर पर रखा हुआ है और गले में एक सोने की चैन और हाथों में भी सोने के कड़े पहने हैं और तुलसी की माला भी ली हुई है। वो आर्यन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और वैसी आवाज में कहती हैं, सारी रात कहाँ थे और ऐसा भी क्या करके आए हो जो अपने ही घर में इस तरह चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है? आर्यन हकलाते हुए कहते हैं, वो बड़ी माँ। वो उसके चेहरे पर देखकर कहती हैं, क्या वो उसके आगे भी कुछ बोलोगे या ऐसे ही हकलाते रहोगे? तभी वहां पर एक आदमी जिनकी उम्र भी लगभग 55 के आसपास होती है, उन्होंने सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, आर्यन के पापा राजेश गोयनका। उनके साथ एक महिला जिनकी उम्र भी लगभग उतनी ही होती है, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत और मासूम सा चेहरा है उनका। उन्होंने भी बालों का जूड़ा बनाया है, लेकिन उन्होंने सिर पर पल्लू नहीं रखा है। आर्यन की माँ नंदनी गोयनका। दोनों आर्यन के पास आकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। पापा कहते हैं, क्या हुआ भाभी, कुछ किया है क्या इसने? वो आर्यन की तरफ घूरते हुए अपने पल्लू को पकड़ती हुई कहती हैं, ये मुझे क्या करेगा? पूछिए अपने साहबजादे से कि सारी रात कहाँ थे और ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं। वो आर्यन की तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं। आर्यन अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ा होता है। उसके पापा गुस्से से कहते हैं, जवाब दोगे? कहाँ थे सारी रात? बड़ी माँ कहती हैं, और कहाँ होगा सारी रात, आवारागर्दी कर रहा होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। यह सुनकर आर्यन अपनी नजरें उठाकर उनको देखने लगता है। वो राजेश जी की तरफ देखकर कहती हैं, देख रहे हैं देवर जी कैसे मुझे घूर रहा है? ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? यह सुनकर पापा अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। माँ धीरे से आर्यन से कहती हैं, बेटा बोलो ना, कहाँ थे कल रात को? आर्यन भी काफी नरमी से कहता है, माँ, बड़ी माँ ने तो कह ही दिया, अब मैं क्या कहूँ? तभी आर्यन के गालों पर एक तमाचा लगता है, जो कि उसके पापा ने उसे दिया होता है। उनके ऐसे तमाचा मारने से आर्यन के साथ साथ माँ की आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। पापा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं,
अपनी हद में रहो, समझे? हद में तो तुम्हें रहने की जरूरत है राजेश। इस आवाज से सभी अपनी अपनी नजर नीची कर लेते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र 75 साल होगी, उन्होंने हाथों में एक छड़ी ली हुई है, सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा है और उसके ऊपर से ब्लैक कलर की शॉल रखी हुई है। ये आर्यन के दादाजी हैं, आर्यमन गोइंका। वो उन लोगों के सामने जाते हैं और थोड़ी कड़क आवाज में राजेश जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, राजेश अपने हाथ को और अपनी जुबान को दोनों को सोच समझ कर चलाया करो, समझे? राजेश जी कहते हैं, वो बाबूजी। दादाजी उनके सामने अपना हाथ आगे करते हैं तो वह अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। तभी बड़ी माँ कहती हैं, बाबूजी आपको पता नहीं है लेकिन। दादाजी उनकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, सुषमा बहू, ना मुझे कुछ पता है और ना मुझे कुछ पता करना है। जाओ सब जाकर अपना अपना काम करो। सभी वहां से चले जाते हैं। आर्यन भी चुपचाप वहां से जा रहा होता है तो दादाजी उसे रुकने के लिए कहते हैं। आर्यन अभी भी नजरें नीचे किए हुए ही खड़ा रहता है। दादाजी उसके गाल पर हाथ रखते हैं तो वो कहता है, दादाजी वो कल रात को। दादाजी प्यार से कहते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे पता है तुम जरूर किसी की मदद करने में रह गए होगे। ये सुनते ही आर्यन उनके गले लग जाता है और कहता है, आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं दादाजी? दादाजी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। अब जाओ जाकर आराम करो। आर्यन अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चला जाता है। आर्यन अपने रूम में आ जाता है। वो अपने कोट को वहां बिस्तर पर डाल देता है और सोफे पर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, काश दादाजी मैं आपको बता पाता कि कल रात को मैं कहाँ था। आर्यन जब ईसा को उस कार के सामने आने से बचाता है तो ईसा बेहोश हो जाती है तो वह उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और वह मीर को कॉल करता है। आर्यन का कॉल देखते ही वो तुरंत कॉल रिसीव करता है और कहता है, सॉरी आर्यन, तुम मुझसे नाराज हो ना? चल तू जो बोलेगा मैं वही करूँगा। आर्यन कहते हैं, इस वक्त तुम अपने फ्लैट पर ही हो ना? मीर कहता है, हाँ। आर्यन कहते हैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ, बाहर ही खड़े रहना। मीर कहता है, ठीक है आ जाओ। मीर को यह बात थोड़ी हैरान करती है कि इतनी रात को आर्यन उसके फ्लैट पर क्यों आ रहा है। थोड़ी देर बाद आर्यन मीर के फ्लैट पर पहुंच जाता है। मीर जब आर्यन को इस तरह से ईसा को उठाए देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये क्या है? तुझे ये कहाँ से मिल गई? आर्यन कहता है, सब बताता हूँ, पहले अंदर चल। यह बेहोश है। दोनों अंदर आ जाते हैं। आर्यन निशा को हॉल में रखे काउच पर लिटा देता है। मीर काफी उत्सुकता से कहता है, अब बता ना। आर्यन के चेहरे पर परेशानी होती है। वो कहता है, थोड़ी देर रुक जा। तभी एक 28-29 साल का डॉक्टर वहां पर आ जाता है। आर्यन उसे इशारे से ईसा की तरफ दिखाता है। वो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और फिर उसे इंजेक्शन देते हैं और उसके पैरों के जख्मों को साफ करके उसमें पट्टी लगाते हैं और कहते हैं, काफ़ी वीक है इसलिए बेहोश हो गई है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ भी देता हूँ। आर्यन डॉक्टर के गले लग जाते हैं और कहते हैं, थैंक यू आरव, मेरे एक बार बस कहने से तुम आ गए। आरव कहते हैं, अब दोस्ती में थैंक यू भी बोलेगा? और वैसे भी ये तो मेरा प्रोफेशन भी है। चलो अब मैं चलता हूँ, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। आर्यन कहते हैं, बिल्कुल, और वह वहाँ से चला जाता है। मीर अभी भी हैरानी से आर्यन को देख रहा होता है। आर्यन कहता है, मुझे पता है तू क्या पूछना चाहता है, बताता हूँ मैं। वो उसे सारी बातें बता देता है। मीर कहता है, यार ये बार बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है और तू उन्हें बचा रहा है। कभी सच में अगर कुछ कर लिया तो तू फंस जाएगा। ये क्यों नहीं समझ रहा? आर्यन कहता है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। एक बार ये ठीक हो जाए तो इनके घर वालों के बारे में पता करके इनको वहां तक पहुंचा दूं, फिर जिम्मेदारी खत्म। मीर कहता है, ठीक है, वैसे भी मेरे कहने से तो तू मानेगा नहीं। वो सब छोड़, तूने कुछ खाया तो होगा नहीं। रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। आर्यन मना कर रहा होता है तो मीर कहता है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। इस बात पर आर्यन मुस्कुराने लगता है। आर्यन सारी रात ईसा के पास बैठा होता है। मीर अपने रूम में आराम कर रहा होता है, वह भी आर्यन के कहने पर। सुबह होने पर मीर आर्यन से कहता है कि वह अपने घर चला जाए, वो ईसा का ध्यान रखेगा। वैसे भी सब घर पर परेशान हो रहे होंगे। आर्यन जल्दी से रेडी होकर वापस से मीर के घर जाने के लिए निकल रहा होता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सुषमा जी कहती हैं, पूरी रात तो बाहर रहकर ही आए हो,
तो अब ये इतनी जल्दी बिना ब्रेकफास्ट किए ही क्यों जा रहे हो? वह सब कुछ जानबूझकर बोलती हैं ताकि आर्यन के पापा उस पर गुस्सा करें। माँ काफ़ी धीरे से कहती हैं, आर्यन नाश्ता कर लो, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आर्यन चुपचाप जाकर बैठकर नाश्ता कर लेता है और तुरंत ही मीर के घर के लिए चला जाता है। आर्यन उसके घर के बाहर पहुंचता है, वैसे ही मीर उसे कॉल करता है। आर्यन बिना कॉल रिसीव किए हुए डोरबेल बजाता है। मीर दरवाज़ा खोलता है और वह कुछ बोले उससे पहले ही आर्यन अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है ईसा सोफे पर बैठी हुई है। वह आर्यन की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, मैंने बिल्कुल सही कहा था तुम्हारे बारे में। तुम सच में कितने गिरे हुए इंसान हो। आखिर चाहते क्या हो? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? आर्यन कुछ बोलता नहीं है, वो बस चुपचाप उसको देख रहा होता है। ईसा इससे और नाराज होकर कहती है, जब मैंने कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो तो मुझे जबरदस्ती घर लेकर आ गए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, समझे? जाने दो मुझे यहाँ से। आर्यन धीरे से कहता है, चली जाइएगा, लेकिन जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तब। ईसा कहती है, तुम होते कौन हो मेरा फैसला करने वाले? कौन हो तुम मेरे, जो मेरी इतनी परवाह कर रहे हो? देखो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारा सारा प्लान। आर्यन कहता है, आपको जो समझना है आप समझिए। वैसे आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ये कि आप शांति से बैठकर नाश्ता कीजिए और ठीक होने तक यहाँ रहिए, या फिर आप अपने घर वालों के बारे में बता दीजिए। मैं सुरक्षित आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। ईसा खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इन दोनों में से कोई भी बात नहीं मानूंगी। जो करना है कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ईसा वहां से अपने कदम बढ़ाने लगती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा इस तरह से। ईसा उसकी तरफ देखकर उसे धक्का देती है और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, मैंने कहा ना, मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना। मीर सहारे से आर्यन को खड़ा करता है। ईसा वहां से एक फ्लावर वास उठा लेती है और कहती है, मेरे आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम लोगों पर हमला कर दूंगी। जाने दो मुझे यहाँ से। ईसा गेट के पास जैसे ही जाती है वैसे ही वापस से बेहोश होकर गिर जाती है। आर्यन उसके पास जाता है और उसे उठाकर वापस से लाकर सोफे पर लिटा देता है और मीर से कहता है, तुम्हारे पास रस्सी होगी क्या? मीर हैरानी से उसकी तरफ देखता है। आर्यन कहता है क्या? मीर कहता है, तू करेगा क्या? आर्यन कहता है, लेकर आओ तो। आर्यन रस्सी से ईसा के हाथ पैर को बांध देता है और कहता है, ऐसे ठीक से रहेगी। थोड़ी देर बाद ईसा को होश आता है। वह जब अपने आप को रस्सी से बंधी देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो यहाँ से, खोलो मुझे। आर्यन खाने की प्लेट उसके सामने रखता है और कहता है, शांति से खा लीजिए और अपने घर वालों के बारे में बता दीजिए। आपको वहाँ छोड़ दूंगा मैं। ईसा कहती है, मैंने एक बार बोल दिया ना, और ना तो मैं यहाँ कुछ भी खाऊंगी और ना ही मैं अपने घर वालों के बारे में बताऊंगी, समझे? मेरे हाथ पैर खोलो। आर्यन कहता है, आप खा लीजिए, मैं आपके हाथ पैर को खोल दूंगा, फिर आप अपने घर वालों के बारे में बता दीजिए। ईसा कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, हाथ खोलोगे तभी तो खाऊंगी। आर्यन उसके हाथों को खोल देता है तो वह नाश्ता ले लेती है। मीर उसे जूस देता है, वो भी पी लेती है। आर्यन दवा देते हुए कहता है, कुछ दवाई है, डॉक्टर ने दिया है। ईसा कहती है, नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। मीर गुस्से से कहता है, पढ़ी लिखी है ना आप? ईसा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो मीर अपनी बात को वापस से दोहराता है। ईसा कहती है, हाँ। मीर कहता है, तो इस दवाई पर पढ़ लीजिए क्या है, फिर खा लीजिएगा, ठीक है? मीर आर्यन का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है और कहता है, क्यों खुद को मुसीबत में डाल रहा है और क्यों इतनी फिक्र कर रहा है इसकी? यही बात मैंने हॉस्पिटल में भी कहा था तो तुम मुझसे नाराज हो गया था। आर्यन कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी को इस तरह से अपने जीवन को खत्म करने नहीं दूंगा। मीर गुस्से से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, धन्य है आप प्रभु, मत सुनो कुछ और झेलते रहो इस पागल को। आर्यन और मीर दोनों ईसा के पास आते हैं। वो दोनों को घूर रही होती है। आर्यन कहता है, अब आप अपनी फैमिली के बारे में बता दीजिए, हम आपको उन तक पहुंचा देंगे, वो भी परेशान हो रहे होंगे। ईसा गुस्से से कहती है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। आर्यन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कारण होगा जिससे आप उनसे नाराज होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे नाराज होना चाहिए। ईसा गुस्से से कहती है,
देखो, मुझे तुम्हारे भाषण की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन कहता है, देखिए, आप गलत समझ रही हैं। ईसा कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो, समझे, वरना मैं यहाँ शोर मचाकर सभी लोगों को इकट्ठा कर लूँगी और उनसे कह दूँगी कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है। यह सुनकर मीर घबराने लगता है और आर्यन को कहता है, आर्यन, जाने देना इसको। तुझे पता है, अगर इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया तो ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ रहूँगा? वैसे भी काफ़ी मुश्किल से मुझे ये जगह मिली है। बैचलर्स को कोई फ्लैट तो देता भी नहीं है। आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। ईसा और मीर दोनों हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। मीर कहता है, तू जाने देना इनको। आर्यन जैसे उसकी बात को इग्नोर करके कहता है, आप बता दीजिए ना, आपका कोई यहाँ पर रहता हो। ईसा को सोचती है और फिर अपने मन में कहती है, हाँ, यही सही रहेगा। वो आर्यन की तरफ देखकर कहती है, हाँ, मेरी एक आंटी यहाँ पर रहती हैं, लेकिन मेरे पास ना तो उनका कोई एड्रेस है और ना ही कोई मोबाइल नंबर। मीर कहता है, तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे उनको? ईसा कहती है, मैंने कहा तुमको ढूंढने के लिए, तुम्हारा ये दोस्त मेरे पीछे पड़ा है। आर्यन कहता है, आपको कुछ तो उनके बारे में पता होगा। ईसा कहती है, हाँ, उनकी एक बेकरी है, स्वीट्स कुकीज नाम की। आर्यन खुश होकर कहता है, ऑनर कौन है? ईसा कहती है, कल्पना मिश्रा। आर्यन कहता है, गुड, मैं इनके बारे में पता करता हूँ। तब तक आप यहाँ आराम से रहिए। आर्यन ने बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो मीर उसका हाथ पकड़ लेता है। आर्यन उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है, आर्यन, सच में अगर इन्होंने शोर मचा दिया तो क्या होगा? और ये यहाँ कैसे रहेंगी? मुझे भी तो ऑफिस जाना है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, आज तेरी छुट्टी। मीर कहता है, रहने दे, तू जरूर मुझे यहाँ रोककर कुछ काम कहेगा। जरूरी इनकी उस आंटी के बारे में पता करने के लिए कहेगा। आर्यन फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे पता ही है तो मैं क्या कहूँ? मीर कहता है, एक काम करना, तू ही यहाँ रुक कर ये कर लेना। आर्यन झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, करने को तो मैं कर लेता, लेकिन ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पापा के बारे में तो तुझे पता ही है। वैसे भी सुबह की शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है। इस बात से मीर के चेहरे पर थोड़ी चिंता आ जाती है। वो कहता है, क्या हुआ, सुबह सुबह डांट पड़ी है क्या? आर्यन कहता है, नहीं। मीर गहरी सांस लेता है कि आर्यन कहता है तमाचा पड़ा है। इस बात से मीर काफी उदास हो जाता है। आर्यन झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तमाचा मुझे पड़ा है? उदास तू क्यों हो रहा है? मीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू सब कुछ कैसे सह लेता है? आर्यन फिर से उसकी बातों को बदलते हुए कहता है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। आर्यन वहां से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद ईसा मीर की तरफ देखती है और कहती है, वह चला गया, अब मुझे भी जाने दो। देखो, तुम्हारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और मेरी भी। मीर कहता है, वो आपका कोई ना होके भी आपके लिए इतना सोच रहा है, कम से कम आप अपने लिए थोड़ा सोच लीजिए। यह बोलकर मीर अपने रूम में चला जाता है और 1 मिनट के बाद वापस आकर घर के मेन गेट को लॉक करके वापस रूम में चला जाता है। ईसा वहीं पर काउच पर लेट जाती है और कहती है, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, उसका इतना ख्याल रखना न जाने क्यों मुझे अपनों की याद दिला रहा है और मुझे तकलीफ दे रहा है। कोई अनजान किसी के लिए बिना कोई फायदे के ये सब कुछ कर सकता है? कभी नहीं। ईसा आंखों को बंद कर लेती है और एक गहरी सोच में डूब जाती है। एक साधारण सा घर, जिनके बरामदे पर एक 50 साल के आसपास की उम्र के आदमी सामान्य कदकाठी व चेयर पर बैठे होते हैं। उनके सामने टेबल होता है जिस पर चाय की ट्रे रखी होती है और उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है और उनकी नाक पर उनका चश्मा। वह पेपर को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी पीछे से आकर कोई उनके कंधे पर अपना सर आगे करके डालता है और उनके चश्मे को नाक से ऊपर करते हुए मीठी आवाज में कहता है, गुड मॉर्निंग पापा। वो न्यूज़पेपर की तरफ से बिना नजरें हटाए प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग ईशु। वो उनके कंधे से सर हटाकर सामने खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कान होती है। ईसा अपने पापा के सामने से न्यूज़पेपर को हटाते हुए कहती है, पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? 5 फुट 3 इंच की हो तो वैसी ही दिखोगी ना, कोई परी तो बन नहीं जाओगी रातों रात। बरामदे के बाहर में से आवाज आती है। ईसा गुस्से से अपना चेहरा बनाते हुए उस तरफ देखती है। एक 23-24 साल की उम्र का लड़का, जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास है। उसने टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ है
वो ईसा को देखकर मुस्कुराता है। ईसा उसे उतने ही गुस्से से देख रही होती है। वो लड़का अंदर आते हुए कहता है, क्यों, सही कहा ना अंकल? इसका नाम अनमोल है और ये ईसा के पड़ोस में रहता है और ईसा का बचपन का दोस्त भी है और इन दोनों में हमेशा लड़ाई ही होती रहती है। उसकी बात से ईसा के पापा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों के बीच में तो मैं बोलने से रहा। ये सही कहा पापा आपने। आप देखिए, अब मैं इसे बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। ईसा अपनी मुट्ठी को बनाते हुए अपने हाथों के बगल को दूसरे हाथ के नीचे करते हुए कहती है। अनमोल, जो कि आकर बरामदे में रखे चेयर पर बैठ चुका होता है, ईसा उसका हाथ पकड़कर कहती है, चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं, क्या करोगी? और वैसे भी मैं अपनी भाभी के घर आया हूँ उनसे मिलने के लिए। अनमोल अपनी चेयर के दोनों बाजुओं को काफी मजबूती से पकड़कर कहता है। तभी वहां पर एक लड़की, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, गोरा चेहरा, खुले बाल, पिंक कलर की साड़ी, सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही होती हैं, वह मुस्कुराते हुए आती है। ईसा की बहन पल्लवी है और अनमोल की भाभी। पल्लवी कहती है, बस आते ही आप दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। ईसा उसके पास जाती है और कहती है, दी, अपने इस बंदर देवर को समझा दो, मेरे साथ पंगे ना ले वरना अच्छा नहीं होगा। अनमोल कहता है, हाँ तो तुम भी मत लो मेरे साथ पंगे, एक तो घर का काम होता नहीं है, भाभी को तुम्हारी वजह से दो दो जगह का काम संभालना पड़ता है। ईसा कहती है, ओहो, तो क्यों नहीं अपने घर का काम खुद करते हो, जो मेरी दी से करवाते हो? अनमोल कहता है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, वैसे भी मैं यहाँ काम से आया था। हाँ, तुम तो बड़े काम के हो, बगल में घर है, हर रोज तो आ ही जाते हो, पर मुझे कभी कोई जरूरी काम दिखता तो नहीं है। ईसा उसे चिढ़ाते हुए कहती है। अनमोल उसकी तरफ देखकर शकल बनाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है और वह पल्लवी की तरफ देखकर कहता है, भाभी वो मेरी वाइट शर्ट नहीं मिल रही है, प्लीज आप ढूंढ कर देंगी, एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। पल्लवी कहती है, हाँ मैं चल रही हूँ, वैसे भी यहाँ का काम हो गया है। अनमोल खुश हो जाता है। पल्लवी ईसा की तरफ देखकर कहती है, ईसु, मैंने तेरे कपबोर्ड को सही कर दिया है, अब तो ढंग से कपड़ों को निकालना और कम से कम हफ्ते भर तो ढंग से चला लिया कर कपड़े। तेरे सारे कपड़े 2 दिन में कैसे गंदे हो जाते हैं? ईसा कुछ बोल रही होती है, तभी अनमोल कहता है, भाभी आप इसके कपड़े धोना छोड़ दो ना और ढंग से रखना, फिर देखो बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। और ये एक हफ्ते क्या, ये 1 साल तक उन्हीं कपड़ों को ढंग से चला लेगी। ईसा उसकी तरफ उंगली दिखाती है और कुछ कहती उससे पहले ही पल्लवी कहती है, ईसु प्लीज, और अनमोल आप भी मत करो ना प्लीज। अनमोल कहते हैं, ठीक है। अनमोल और पल्लवी वहां से जाने लगते हैं तो ईसा कहती है, दी 2 मिनट रुको। पल्लवी उसकी तरफ देखती है तो ईसा उसके गले लग जाती है और कहती है, शाम को प्रेरणा दी और विक्रम जीजू आ रहे हैं तो आप और आशीष जीजू आइएगा, लेकिन इस बंदर को लेकर मत आइएगा। अच्छा, तो बाकी का काम कौन करेगा? तुमसे तो कुछ होने से रहा, सारा काम मेरी भाभी से करवाओगी? मैं तो आऊंगा हेल्प के लिए, क्यों भाभी? अनमोल कहता है। पल्लवी मुस्कुराने लगती है और कहती है, मैं जा रही हूँ। अनमोल, आप आ रहे हैं ना? अनमोल कहता है, जी। वो लोग वहां से चले जाते हैं। ईसा के पापा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे होते हैं तो वह कहती है, पापा आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? वह मुझसे लड़ता है ना? पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, और वह उठकर वहां से चले जाते हैं। ईसा अपने सिर पर मारती है और कहती है, पापा मुस्कुरा रहे थे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या वही लड़ाकू है? मैं थोड़ी ना हूँ। चलो, आज तो प्रेरणा दी आएंगी, सब कुछ ढंग से करना होगा ना, थोड़ा बहुत खुद भी कर लेती हूँ, वरना प्रेरणा दी मेरी क्लास लगाएंगी अच्छे से। शाम के समय ईसा काफी बेसब्री से अपने बरामदे में इधर से उधर टहल रही होती है। उसके पापा वहां पर आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पल्लवी और आशीष जी दोनों तो अंदर बैठे हैं और तुम्हें पूछ रहे हैं। ईसा कहती है, पापा मैं दी का वेट कर रही हूँ। तभी कार की आवाज आती है। ईसा दौड़ते हुए कार के पास जाती है। कार के अंदर से ईसा की बड़ी बहन प्रेरणा और उसके पति विक्रम बाहर आते हैं। प्रेरणा भी बिल्कुल अपनी बाकी दोनों बहनों की तरह ही खूबसूरत होती है और विक्रम भी अच्छे खासे दिख रहे होते हैं। प्रेरणा को देखते ही ईसा उसके पास गले लगने जाती है तो प्रेरणा उसे घूरती है तो ईसा उसके पैर छूती है। प्रेरणा हंसने लगती है और ईसा को गले लगा लेती है। ईसा अपने जीजू के पास जाती है
और उनके पैर छूने वाली होती है तो वो ईसा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, आपकी दी की तरह नहीं हूँ मैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। दोनों पापा के पैर छूते हैं और उसके बाद वह लोग पल्लवी और आशीष जी से मिलते हैं। सभी के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट होती है। सभी हॉल में बैठे होते हैं। एक सामान्य सा हॉल होता है जहाँ थोड़े पुराने जमाने के सोफे रखे होते हैं, लेकिन सभी चीज काफी तरीके से जगह पर होती हैं। और उसकी एक दीवार पर एक महिला की फोटो होती है जिन पर माला लगी होती है और उसके पास दिया जल रहा होता है और वो ईसा की माँ की तस्वीर होती है। ईसा बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रेरणा चारों तरफ देखते हुए कहती है, आज भी ये सब कुछ पल्लवी ने ही किया होगा, है ना? ईसा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और धीरे से कहती है, अब तो लग गई मेरी बाट। प्रेरणा उसके सिर पर मारते हुए कहती है, ईसु, अब तो समझदार बन जाना। पल्लवी की शादी हो चुकी है, फिर भी तेरा सारा काम वो ही करती है। दो दो घर को संभालती है और ऊपर से मंडे टू सैटरडे उसकी जॉब भी होती है। पल्लवी कहती है, कोई बात नहीं दी। प्रेरणा उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से यह और भी बिगड़ रही है। पल्लवी मुस्कुराते हुए कहती है, दी, बचपन से आपने इसे ऐसा बना के रखा हुआ है। अगर इसे कोई काम कहता था करने को तो आप कहती थी, नहीं बची है, रहने दो, कैसे करेगी? अब बताओ कैसे करेगी? प्रेरणा इस बात पर मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके सोफे के पास रखे खाली टेबल पर जाती है। वो कहती हैं, यहाँ तो फ्लावर वास था ना, कहाँ गया? इस बात पर ईसा अपने बड़े जीजू विक्रम के पीछे जाकर छुप जाती है। पल्लवी उसके पास जाकर उसके कान खींचकर कहती हैं, तू नहीं सुधरेगी। सभी उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। ईसा यह सब कुछ याद करके उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो आंसुओं को पोंछते हुए अपने आप से कहती है, दी, फिर से आप लोग मेरे कान को खींचकर मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो ना प्लीज। नहीं रह सकती मैं आप लोगों के बिना। वैसे इसमें मैं आप लोगों की क्या गलती कहूँ? इसमें तो मेरी गलती है। मेरी वजह से ही तो आज मेरी ये हालत हो गई है। मैंने आप लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। ये बोलते बोलते ईसा वापस से अपने चेहरे पर हाथ रखकर तेज तेज रोने लगती है। ऑफिस से टाइम मिलते ही आर्यन वापस से मीर के घर आ जाता है। जब वहां आता है तो देखता है ईसा बिल्कुल शांति से बैठी हुई होती है। आर्यन मीर की तरफ देखता है और इशारे से पूछता है तो वह अपना सिर नामे हिला देता है। आर्यन के पास एक शॉपिंग बैग होता है। वो उस बैग को ईसा के सामने टेबल पर रखकर कहता है, यह मैं आपके लिए कपड़े लाया था। आपने 2 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। तो ईसा उस बैग को लेकर कपड़े निकाल कर देख लेती है और खड़ी हो जाती है। तो मीर इशारे से रूम की तरफ का रास्ता बता देता है। वह चली जाती है। मीर आर्यन की तरफ देखकर कहता है, अभी कितने आसानी से कपड़े ले लिए। वैसे भी ये लड़की समझ में नहीं आती। आर्यन कहता है, शायद काफी तकलीफों से गुजर रही है। मीर कहते हैं, और तुझे ये कैसे पता? आर्यन कहता है, कोई अगर तकलीफ में नहीं होगा तो इस तरह से सुसाइड करने की कोशिश करेगा क्या, वह भी बार बार? मीर कहता है, हाँ ये तो है। आर्यन कहता है, अच्छा वो छोड़ो, तुम्हें पता चला उन्होंने जिसके बारे में बताया था? मीर कहता है, हाँ पता तो चल गया है, नंबर भी मिल गया है, वो बात कर लेंगी। मैंने नहीं कहा उनको। मैंने सोचा अगर मैं कहूँगा तो कहीं फिर से मुझ पर हमला ना कर दें। इस बात से आर्यन मुस्कुराने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।